फिल्म दूल्हे राजा में कादर खान जॉनी लीवर से पूछते हैं कि तू है किसकी तरफ। जॉनी लीवर कहता है साहब मैं आपकी तरफ। कहते हैं अबे तू मेरी तरफ है तो उंगली किधर है? कहता नहीं साहब उंगली उधर है लेकिन दिल जो है वो आपकी तरफ है। देखो भैया पिक्चर में वो लाइन हंसा रही थी लेकिन सियासत में जब यही हकीकत बनी तो ये सवाल उठा रही है, क्योंकि आज की सियासत में शशि थरूर पर यह बिल्कुल सटीक बैठती है। शशि थरूर कांग्रेस के टिकट पर सांसद है लेकिन बयान और रुख ऐसा है कि तालियां बीजेपी से रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी प्रधानमंत्री मोदी को शशि थरूर ने शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था, लेकिन आज कांग्रेस के लिए वो वही बिच्छू हैं जो शिवलिंग पर बैठे हैं। मानो कांग्रेस ना उन्हें हटा सकती है और ना पूरी तरह नजरअंदाज कर सकती है। इसको और आसान शब्दों में समझाएं तो समझिए कि थरूर साहब जो है वो कांग्रेस में होकर भी बीजेपी का गुरूर है, और जिस कांग्रेस के थरूर है वो उनको लेकर इंतहा मजबूर है। कांग्रेस समझ रही है कि शशि थरूर ऑक्सफोर्ड वाले संपत्ति है, लेकिन जिधर वो आगे बढ़े हैं और जिस तरह से बढ़े हैं वो भविष्य की चुनौती भी है। उधर बीजेपी जो है वो पूरी तरह गदगद है, एक तीर से दो निशाना साध दिया है। शशि थरूर को नया नाम भी दे दिया, कह रहे हैं वो आईएनसी वाले नहीं, वो आईएनएस वाले शशि थरूर है, इंडियन नेशनलिस्ट स्पोक्सपर्सन वाले शशि थरूर। लेकिन सवाल यही है कि ऑक्सफोर्ड वाले विद्वान को लेकर इतना बवाल काहे है और वो किधर है, और ये सारी चर्चा वॉर के बीच में क्यों है? हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हमको व्हाट्सएप पे फॉलो करो। ये मिलियन लोग हमको आप लोग यहां देखते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ो भाई। वहां जुड़ोगे तो आप तक ये वीडियोस जल्दी पहुंचेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी भी हौसला अफजाई करो। लिंक दे रखा हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, आज मत भूलिएगा। रोज सोचते हो वीडियो देख के फिर करेंगे भूल जाते हो। खैर थरूर पे आते हैं। थरूर साहब की कहानी ये है कि 17 मई को मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया के सामने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पार्टी से 7 नेताओं को चुना। इनमें से एक डेलीगेशन की अगुवाई जो है वो शशि थरूर को सौंपी गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस कह रही है कि भैया हमारा नेता जो तुम ले जा रहे हो हमने तो उसका नाम दिया ही नहीं था। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस से कहा कि नाम दे दो, कांग्रेस ने नाम दिया, लेकिन वो नाम था आनंद शर्मा का, गौरव गोगोई का, सैयद नसीर हुसैन का और राजा बरार का। थरूर का नाम दिया नहीं गया, लेकिन थरूर को मोदी साहब ने कैप्टन बनाकर भेज दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि हमसे नाम मांगा क्यों था? क्या यह शरारत है? थरूर को तो हम भेज ही नहीं रहे थे, लेकिन थरूर साहब कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, इंडियन गवर्नमेंट ने हमको यह सम्मान दिया है, मैं इसके लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये पार्टी वार्टी की बात करने का टाइम नहीं है, ये देश की बात करने का है। वैसे भी अब वो आईएनएस थरूर है, आईएनसी के थरूर बाद में होंगे। लेकिन इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1, कांग्रेस ने शशि थरूर साहब का नाम क्यों नहीं दिया? है तो वो काबिल आदमी। दूसरा, मोदी सरकार अगर विपक्ष को साथ लेकर चल रही थी तो फिर जो कांग्रेस ने नाम दिया उसको हटाकर थरूर को क्यों चुना? तीसरा, ये जो चल रहा है इसमें फायदा किसका है? बीजेपी का, थरूर का? किसका फायदा है? थरूर को चुना क्यों गया? अब देखो शशि थरूर कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानता है। 1978 से लेकर 2007 तक, यानी 78 से लेकर 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में बड़े बड़े पदों पर काम किया है। शशि थरूर की अंग्रेजी ऐसी है कि बिना डिक्शनरी खोले हम और आप उनकी 4 लाइन समझ नहीं सकते हैं। या कहे कि हम और आप क्या, अमेरिका ब्रिटेन वाले भी उनकी अंग्रेजी सुन के कहते हैं यार ये कहां सीखा है, शुरू हम किए थे, इसको इतनी अच्छी कैसे आती है। इसके अलावा शशि थरूर कूटनीति माहिर है, बात बड़ी अच्छी तरीके रखते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का है, तंज अच्छा मार लेते हैं। कुल मिलाकर एक काबिल आदमी है जो अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर इंडिया की इज्जत सुरक्षित हाथ होगी। अब थरूर जिन्होंने हाल में ऑपरेशन सिंदूर में काफी तारीफ की थी, सरकार की और सेना की कार्रवाई को लेकर संयमित सटीक बताया था, वो कांग्रेस के स्टैंड से थोड़ा अलग अलग था। मतलब कांग्रेस इतनी तारीफ नहीं कर रही थी जितना शशि थरूर कर रहे थे। थरूर साहब ये दिखा कर रहे थे कि अभी पार्टी की नहीं देश का मौका है। मोदी साहब को भी यही बात अच्छी लग रही थी। इसीलिए जब कांग्रेस ने नाम भेजा तो नामों के इतर थरूर का नाम चला गया। अब बीजेपी को कांग्रेस के नामों से डर यह था कि जो कांग्रेस से नाम भेजे ये वो नाम है जो कई बार मोदी सरकार के खिलाफ बोल देते हैं। पता लगे मोदी जी इन 4 को भेजे कि जाओ हमको और इंडिया को मजबूत करके आओ, और ये 4 लोग गए और इनमें से धीरे से कोई ऐसा बोल दिया
जो भाजपा के लिए तकलीफदेह हो गया। ये वाला कॉन्फिडेंस जो है ये थरूर साहब को लेके बीजेपी को है, क्योंकि थरूर साहब जो कुछ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी वाला बोल रहा है, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। सियासत के जानकार समझते हैं कि बीजेपी ने थरूर को चुनकर एक तीर से दो निशाना साध दिया। एक, शशि थरूर की ग्लोबल इमेज है, उसका फायदा ले लिया। दूसरा, कांग्रेस के अंदर भी थरूर को लेकर बेचैनी बढ़ गई। मतलब कहने को भी हो गया कि भैया कांग्रेस का नेता ले लिया, और कांग्रेस को भी कह दिया कि इन पे मान जाओ, नहीं तो इनको वापस हम ले लेंगे। ये प्रॉब्लम आ गई। कांग्रेस क्यों मजबूर है? कांग्रेस मजबूर इसलिए कि एक, उसने शशि थरूर का नाम नहीं दिया। अब इस पे भी सवाल शुरू हुआ कि भाई क्यों नाम नहीं दिया? थरूर साहब कद्दावर नेता है, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी साख है, दुनिया उनको जानती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है। सब होने के बाद भी कांग्रेस का उनको ना भेजना क्या एक भूल थी? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस की ये भूल नहीं है। बीते कुछ समय से कांग्रेस और शशि थरूर का रिश्ता जो है वो पल्स टॉफी की तरह है, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। कहां खट्टा है कहां मीठा है वो भी हम आपको समझा देते हैं। 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ते हैं, शशि थरूर भी आते हैं, लेकिन गांधी परिवार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ जाता है, और वहीं से शशि थरूर को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया। अब थरूर साहब के शायद ये बात दिल पे लग गई, और तब से उनके तेवर बदले बदले से हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट किया था उन्होंने मलयालम में, और साफ साफ कह दिया, अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो बता दे, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं पार्टी के लिए हूं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो मैं और बहुत कुछ कर सकता हूं। आसान शब्दों में वो कहना चाह रहे थे कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और आदमी के अंदर अगर है बात तो उसको दिखाना जरूरी है। अब थरूर वो चेहरा है जो केरल ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी पॉपुलर है। त्रिवेंद्रम से वो 4 बार के सांसद हैं, पैन इंडिया उनकी फैन फॉलोइंग है। अगर वो नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर गांधी परिवार पर सवाल खड़ा हो सकता है। दूसरा, थरूर जैसे नेता को जाने देना एक बेवकूफी हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि क्या थरूर साहब का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ है? वेल, अगर पिछले कुछ समय से उनके बयान आप सुनोगे तो ये जो आईएनएस थरूर हम कह रहे हैं, इसके पीछे ऐसा लगता है कि थरूर साहब ने भी बीजेपी को सहूलियत दी है। कुछ उदाहरण देते हैं। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर को शशि थरूर ने एक संयमित सटीक कार्रवाई बताया। यह तब था जब कांग्रेस की तरफ से इसको सवाल उठाया गया, खासतौर पर सीज फायर के बाद जब मोदी सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे थे। उस टाइम शशि थरूर ने जो कुछ कहा वो मोदी सरकार के लिए मरहम लगाने जैसा था। इसमें उनका साथ ओवैसी ने भी दिया, उमर अब्दुल्ला ने भी दिया, कई और नेताओं ने भी दिया, लेकिन थरूर की हम स्पेशली आज बात कर रहे हैं। दूसरा, मोदी साहब जब फरवरी 2025 में अमेरिका गए थे, ट्रंप से मुलाकात की थी, तब उसकी तारीफ भी की थी। F-35 डील को लेकर भी सरकार को कांग्रेस घेर रही थी, लेकिन थरूर का स्टैंड अलग था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी जी ने बैलेंस रिश्ते बनाए। तो दिख रहा है कि बीते कुछ समय से थरूर का स्टैंड अलग रहा है। जैसे बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी, भारत का गौरव बताती है और उस तरह की बातें होती है, थरूर साहब के भी जो शब्द निकल रहे हैं वो बीजेपी की टोन से मिलते जुलते हैं, और इसीलिए बीजेपी वाले जो है आजकल ये हो रहा है, ये कहानी चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि शशि थरूर साहब का जो ये झुकाव है ये बीजेपी की तरफ है या कुछ और है? अब पॉलिटिक्स के जानकार लोग ये कहते हैं कि थरूर साहब का जो बयान है वो पूरी तरह बीजेपी के लिए नहीं है। एक, अभी मामला देश का चल रहा है, तो शशि थरूर, ओवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जो हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही जैसे एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान हो या उससे पहले की सरकारों में भी, जब सत्ता और पक्ष विपक्ष से आगे बढ़कर देश हित की बात होती थी। तो थरूर साहब जो है एक पार्टी लाइन से आगे देश की बात सोचे। जैसे ओवैसी ने कहा कि मैं AIMIM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। AIMIM को रिप्रेजेंट करने में भाषा अलग होगी, इंडिया में भाषा अलग होगी। वही शशि थरूर भी कर रहे हैं। तो एक कहानी तो ये हो गई, इसलिए वो बार बार जो बातें कह रहे हैं वो कहते हैं कि भारत की नीतियों के लिए है। तो ये बीजेपी की तारीफ नहीं है, ये भारत की तारीफ है। लेकिन हां, ये सच जरूर है कि जब वो ये बातें कहते हैं तो अपनी पार्टी को वो असहज करते हैं। क्या ये बीजेपी की तरफ झुकाव है? इसे आप नहीं कह सकते। ये एक मायनों में ये भी हो सकता है कांग्रेस मेरी रिस्पेक्ट करे। अब कई सारे लोग कह रहे होंगे नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, शशि थरूर जो है वो बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं। आप देखिए ना सारा जो बयान आ रहा है,
हाँ भाई, आज लग रहा है, लेकिन शशि थरूर का आप केवल आज का बयान देख रहे हो। हम इतिहास में भी शशि थरूर की बातों को दिमाग में रख रहे हैं। जैसे बीजेपी आज मौका उठाई, कह रहे थरूर राष्ट्रवादी है, देश का गुरूर है, लेकिन थरूर साहब ने बीजेपी पर काफी बयान दिए हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था, सरकास्टिकली कहा था, तंज में सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया था। लेकिन शिवलिंग पर बैठा बिच्छू काफी कंट्रोवर्शियल था और इसको लेकर काफी लीगल केस हुए, काफी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत तमाशा हुआ था। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जमाने में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले टॉन्ट से कसा था। वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मामला था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शशि थरूर ने इसे बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स बताया था और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तीसरा, 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर जब नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ था, उस वक्त शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर आलोचना की थी। कहा कि ऐसे समय पीएम का खामोश होना ये सही नहीं है, इससे हमारे खाड़ी देशों में जो मुल्क है उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट 2024 में जब रिजल्ट आया था, तब भी थरूर ने कहा था कि मतदाताओं ने मोदी के नफरत भरे बयानों को खारिज कर दिया और खासतौर पर बांसवाड़ा में मुसलमानों पर जो टिप्पणी थी उसको लेकर कहा था कि देखिए वहां बीजेपी हार गई। तो काफी चीजें बैगेज में है शशि थरूर की। ऐसा नहीं कि शशि थरूर ने सब अच्छा अच्छा ही कहा है। आज जो वो कह रहे हैं उसके पीछे इतिहास भी याद रखना पड़ेगा। अभी वॉर है तो अभी ओवैसी जो कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, शशि थरूर जो कह रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल जो बड़ा है वो ये है कि क्या थरूर बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूं, जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से हमने बात की वो कहते हैं कि थरूर की तारीफें बीजेपी के लिए नहीं, भारत की नीतियों के लिए है। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से आप देखेंगे तो वो बीजेपी में जाने से ज्यादा कांग्रेस को परेशान करने के लिए है। इसलिए अगर आपके मन में सवाल है कि क्या थरूर बीजेपी में जाएंगे, क्या यह संभव है, क्योंकि काफी चीजें इशारा कर रही है, तो कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जाएंगे, कई सारे कहते हैं नहीं जाएंगे। जो नहीं जाने की बात कर रहे हैं उनका रीजन यही है कि 2022 में खड़गे साहब को प्राथमिकता दी गई थी और वो कड़वाहट पैदा कर दी थी। अब थरूर केरल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं। अगर ये कांग्रेस में नहीं हुआ तो नया रास्ता तलाश सकते हैं, लेकिन क्या केरल में बीजेपी से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? वो अभी चांसेस कम लगते हैं। बीजेपी केरल में अपने आप को मजबूत करना चाहती है। 2024 में बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने काफी टक्कर भी दी थी। बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन थरूर को फायदा होगा मुश्किल लगता है। दूसरा, थरूर की विचारधारा जो है वो थोड़ी लिबरल, सेकुलर, समावेशी टाइप की है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्ववादी है और थरूर ने अपनी किताब में भी संघ के हिंदुत्व को असली हिंदू धर्म से अलग बताया। ऐसे में क्या वो बीजेपी में जाएंगे इतने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज कर कर? पता नहीं, मुश्किल है। और जैसा हमने कहा, केरल में बीजेपी कमजोर है, शशि थरूर का राज्य वो है। हालांकि शशि थरूर ने पिछली बार कहा था वो उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में राज्यसभा वाला ऑप्शन हो सकता है, बट अगर केरल से उनको पॉलिटिक्स कंटिन्यू करनी है जैसा उन्होंने जगजाहिर किया है, तो थरूर बीजेपी में जाने की गलती नहीं करेंगे। वो कांग्रेस में रहकर शायद केरल की पॉलिटिक्स में जगह बनाना चाहेंगे। बीजेपी में उनके लिए राहें टफ होगी। हालांकि अगर उनके अंदर ये होगा कि भाई टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटी, बीजेपी के पास रिसोर्सेस है, मेरे पास चेहरा है, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन फिलहाल जो थरूर साहब के बयान है वो दर्शाते हैं कि कांग्रेस में अपनी स्ट्रेंथ तो मजबूत करना चाहते हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना स्टैंड है। वो अपनी लोकप्रियता, ग्लोबल इमेज का फायदा अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए जमीन तैयार करके चाहते हैं। इसमें बीजेपी में जाना मुश्किल हो सकता है, कांग्रेस में अपनी कीमत बढ़ाना हो सकता है। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कांग्रेस उन्हें और ज्यादा गंभीरता से ले, उनको और अपॉर्चुनिटीज दे जो नहीं मिल रही उनको। लेकिन इस सारी चीजों ने इस पॉलिटिक्स को इंटरेस्टिंग बना दिया है। मैंने कहा था ना कि जैसे कोविड ने बहुत सारे सिनेरियो चेंज किए थे, ऐसे ही यहां पर भी बहुत सारे सिनेरियो चेंज हुए। कई सारे नेताओं ने इंडियन पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को चेंज किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब है, ओवैसी है। ऐसे ही शशि थरूर भी इस समय इंडियन पॉलिटिक्स के ऐसे मोड़ पर है जहां कांग्रेस के लिए वो सोने का अंडा भी है और सिरदर्द भी। बीजेपी के लिए चमकता सितारा है, लेकिन पुराने बयान जहर की तरह भी है। थरूर का डेलीगेशन में होना और उस पर मचा बवाल भी ये साफ करता है कि वो सिर्फ सांसद नहीं है, सियासी ताकत है। वो कांग्रेस में रहकर अपनी शर्तों पर खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस उनकी उपेक्षा करती है तो उनके पास ऑप्शंस कम नहीं। बीजेपी में जाना शायद उनकी लिस्ट में ना हो, लेकिन केरल की पॉलिटिक्स में कोई बड़ा धमाका जरूर हो सकता है।
और फिर वही कहानी जो जॉनी लीवर ने कही थी, उंगली इधर है लेकिन दिल इधर है। थरूर की उंगली शायद कांग्रेस की तरफ होगी, लेकिन दिल आज पॉलिटिक्स में अपनी महत्वाकांक्षाओं की तरफ है। अगला दाव क्या होगा वो थरूर साहब जाने। लेकिन फिलहाल हम थरूर साहब से कहेंगे कि सर, सियासत चलती रहेगी। फिलहाल देश हित में जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को जाकर अच्छे से निभाइए और पाकिस्तान का ग्लोबल लेवल पर तक धनाधन करके आइए। ऑल द बेस्ट। INS शशि थरूर।